प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं +2 ज्योग्राफी से संबंधित, और इसके अंतर्गत जो लास्ट कक्षा में हमने बात की थी वो की थी विश्व, और विश्व से संबंधित किस अध्ययन बिंदु पर बात कर रहे थे? मानव अधिवास पर बात कर रहे थे। देखिए, विश्व मानव अधिवास, इसके अंतर्गत इसकी संकल्पना संबंधी हमने बात की थी, और स्थायी और अस्थायी अधिवास किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ है। स्थायी अधिवासों का निर्माण कब हुआ था? एक समय आंकलित किया था हमने, उत्तर पाषाण काल, और उस समय स्थायी कृषि थी, तो उसी के कारण स्थायी अधिवासों का निर्माण हुआ। अस्थायी अधिवास की बात करेंगे तो ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। जब मनुष्य का उद्भव एवं विकास हुआ था उसी समय से चला आ रहा है। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कह सकते हैं विकास की यात्रा में मनुष्य जब चलता चला गया तो उस समय अस्थायी अधिवास थे, उसके बाद में स्थायी अधिवास बने। फिर हमने कुछ ऐसे तथ्य देखे थे कि जो मानव अधिवास है उसके स्थायित्व की बात करेंगे तो उसके स्थायित्व के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं जिससे वो मानव अधिवास परिपूर्ण हो जाता है। तो उन स्थायित्वों से संबंधित हमने कुछ बातें की थी कि बाह्य विश्व से उसका संबंध होना चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से होना चाहिए, वहाँ के स्थानीय संचित संसाधन होने चाहिए ताकि वो अपना संपूर्ण जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। तो इन सभी तथ्यों के बारे में हमने वहाँ पर देखा था। अब हम बात कर रहे हैं कि जो मानव अधिवास हैं इनके उत्पन्न होने के पीछे उद्देश्य क्या है। उन उद्देश्यों की बात करेंगे, मानव अधिवासों के उद्देश्य। देखिए, मानव अधिवास क्यों बने, इसके पीछे उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भौतिक वातावरण है उस भौतिक वातावरण को मनुष्य अपने अनुकूल बनाने के लिए सर्वप्रथम किसका विकास कर रहा है? मानव अधिवास का विकास कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं जलवायुवीय दृष्टि से, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तापमान कहाँ चला जाता है? माइनस में चला जाता है। क्या वो मनुष्य के अनुकूल है? कतई नहीं है। मनुष्य क्या करेगा? फिर अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए कुछ न कुछ संसाधनों की आवश्यकता होगी और उससे कुछ न कुछ चीज़ें निर्मित करेगा। तो उसने, मानव ने क्या किया? अधिवासों का निर्माण कर लिया। जैसे हमने पीछे भी बात की थी कि एस्किमोज लोग ध्रुवीय प्रदेशों में क्या बना लेते हैं? इग्लू नामक एक घर बनाते हैं बर्फ का, लेकिन ग्रीष्म काल में जैसे ही वो आगे वाले क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पर रेंडियर व भालू की जो खाल होती है उस खाल से बने हुए मकान बना लेते हैं। तो जलवायुवीय दृष्टि से मनुष्य अपने अधिवासों का निर्माण करता है, और मनुष्य का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो अनुकूल होना चाहिए जिससे वो एक सही तरीके से शारीरिक संरचना को परिपूर्ण कर सकता है। दूसरी बात करें हम कि दूसरा उद्देश्य क्या है इसके अंतर्गत, तो देखिए, खाद्य एवं जो उपयोगी सामग्री हैं उस सामग्री के भंडारण के लिए मनुष्य कोई भी कार्य करता है, कोई भी आर्थिक कार्य करता है, और उस आर्थिक कार्य के बाद में मनुष्य को एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो किससे प्राप्त करते हैं? वो हम भोजन से प्राप्त करते हैं। तो हमें खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है, और उस खाद्य सामग्री की सुरक्षा के लिए, उसके भंडारण के लिए कोई न कोई क्या होना चाहिए? स्थान होना चाहिए, जिससे उसको क्या मिलती रहे? सुरक्षा मिलती रहे, और वो हम लगातार उसका सेवन करते रहे। दूसरी बात ये देख रहे हैं कि हम भारत की दृष्टि से देखें तो भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या ऐसी है जो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर हैं, कृषक हैं। तो वो खेतों में जब काम करते हैं और फसलों का उत्पादन करते हैं, और जो अनाज आता है
उस अनाज की सुरक्षा के लिए कोई न कोई स्थान की आवश्यकता होती है, और उसी सुरक्षा की दृष्टि से मानव ने क्या बनाया? अधिवास बनाया। तो जो खाद्य सामग्री हैं, उस खाद्य सामग्री के भंडारण के लिए हमें मानव अधिवासों की आवश्यकताएं पड़ी। इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? खाद्य सामग्री का निर्माण करना। अब आगे हैं जंगली जानवरों व पशुओं के संरक्षण के लिए क्या बनाया मानव ने? अधिवास बनाया। देखिए, जो जंगली जानवर हैं उससे हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो हमें नुकसान न पहुंचा सके। तो मनुष्य ने क्या किया? एक बंद वातावरण बना लिया, एक अधिवास बना लिया, जिससे मनुष्य पर जो जंगली जानवर है वो हमला नहीं कर सकता। उससे उसको क्या मिल रही है? सुरक्षा मिल रही है। तो यहाँ जो सुरक्षा का कारक है वो इसमें छिपा हुआ है। यही नहीं कि आप जो आगे भी पॉइंट देखोगे वहाँ भी क्या मिलेगी? आपको सुरक्षा मिलेगी। तो जो महत्वपूर्ण दृष्टि से जो कारक दिखाई दे रहा है वो सुरक्षात्मक कारक दिखाई दे रहा है सभी में। दूसरी बात करेंगे कि मानव जब पशुपालन का कार्य करता है तो पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। पशुओं को रहने के लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। और पशु हमें क्या प्रदान करता है? पशु हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे दूध की बात करें, खाल की बात करें, ऊन की बात करें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। गोबर खाद की बात करते हैं जो कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो जब वो पशु हमें कुछ न कुछ संसाधन दे रहा है तो हम उसकी सुरक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा भरण पोषण कर रहा है, हम उसकी सुरक्षा करते रहेंगे। तो उस दृष्टि से भी मानव अधिवासों का निर्माण करना अनिवार्य हो गया। फिर आगे हम बात करें, जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हैं, आर्थिक कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं, उन कार्यों को संपन्न करने के लिए मनुष्य को कोई स्थान की आवश्यकता होती है और वो इसी प्रकार के अधिवासों का निर्माण करता है। ये बात हमने कल भी की थी। फिर हम बात करते हैं लास्ट, पारिवारिक व विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? मानव अधिवासों की आवश्यकता पड़ी। अब पारिवारिक का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर अकेला रहता है तो कैसा भी रह सकता है। व्यक्ति अकेला रहता है तो कैसा भी रह सकता है, उसको अधिवासों की ज़रूरत भी कई बार नहीं होती है। लेकिन जब व्यक्ति परिवार के अंतर्गत रहेगा तो जिसमें 5 या 6 सदस्य या 4 से अधिक मानकर चल रहे हैं हम, तो उनके रहने की व्यवस्था तो ज़रूर करनी भी पड़ेगी। तो उसके लिए अधिवासों का निर्माण आवश्यक हो जाता है। दूसरी बात कर रहे हैं कि विलासितापूर्ण जीवन। विलासितापूर्ण जीवन का मतलब है कि आरामदायक जीवन जीने के लिए हमें कुछ न कुछ ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होगी। जैसे हम आज भी बात कर रहे हैं, कई भव्य ऐसी इमारतें हैं जहां पर बिल्कुल आराम से लोग रह रहे हैं, और इसी प्रकार के जो जीवन है उसको हम क्या बोलेंगे? विलासितापूर्ण जीवन, जिसको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक बंद रूम में भी, आधुनिक समय की बात कर रहे हैं ना हम, तो एक बंद रूम में हम जितने भी कार्य हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो किसके अंतर्गत कर रहे हैं हम जितने भी कार्य हैं? अधिवास के अंतर्गत कर रहे हैं। तो विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए भी किसका निर्माण करना शुरू कर दिया? अधिवासों का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो ये हमने देखा है कि मानव अधिवासों के पीछे उद्देश्य क्या थे, इन उद्देश्यों की बात की। तो इस प्रकार के आपके 2 नंबर का जो क्वेश्चन कई बार आता है शॉर्ट ऐसे टाइप, तो वो पूछा जा सकता है। अगर ज़्यादा लेंथी हो तो इन्हीं टॉपिकों को हेडिंग बनाकर जितने भी डिस्कस मैंने यहाँ की है उनको आसानी से लिख सकते हो। अगर छोटा क्वेश्चन है तो कुल या 5 या 6 पॉइंट आप लिखकर उसमें छोड़ सकते हो। बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसके हिसाब से करो। आगे देखिए, अगला जो सब टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है मानव अधिवासों का
जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण देखेंगे। ये वर्गीकरण जो दिया गया है, ये वर्गीकरण दिया गया है, एक तो प्राकृतिक दशाएं चेक की हैं और दूसरा आधारभूत जो कार्य है वहां का वो चेक किया है। इन दोनों कारकों को मद्देनजर रखते हुए ये बताया गया कि मानव अधिवासों के जो प्रकार हैं वो कितने पाए जाते हैं। आधार क्या है अपना, एक तो आधारभूत कार्य है, दूसरा क्या है प्राकृतिक दशा है। इन दोनों कारकों के आधार पर हमें दो प्रकार के, एक तो ग्रामीण अधिवास और दूसरा नगरीय अधिवास, दो प्रकार से अधिवास दिखाई दे। अब ग्रामीण और नगरीय में आप अंतर करोगे तो यहाँ की जो प्राकृतिक दिशाएं हैं क्या दोनों की इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ का इन्वायरमेंट आपको बिल्कुल स्वच्छ मिलेगा, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी परिवहन की व्यवस्था है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? नगरीय क्षेत्र। और यहाँ का इन्वायरमेंट क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा? अस्वच्छ होगा और यहाँ का बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देगा। दूसरी बात करते हैं, क्या यहाँ पर जो ग्रामीण स्तर में व्यक्ति होते हैं क्या वो सारे के सारे उद्योग धंधों में लगे होते हैं? क्या वो सारे के सारे व्यापार की दृष्टि से होते हैं? क्या वो सारे के सारे परिवहनीय सेवा में होते हैं? कतई नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण स्तर में कैसे मिलेगी आपको? कृषि के क्षेत्रों में संलग्न लोग मिलेंगे। क्या नगरीय क्षेत्रों में मिलेंगे? कतई नहीं मिलेंगे। तो आधार जो हमारा है वो क्या है? प्राकृतिक दशाएं और आधारभूत कार्य। इसी के आधार पर हमने दो भागों में डिवाइड किया है, ग्रामीण और नगरीय। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रामीण स्तर की। ग्रामीण स्तर के अंतर्गत जो ग्रामीण अधिवास बने हुए हैं, इसके अंतर्गत बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं ये किस व्यवसाय में, किस आधारभूत कार्य पर निर्भर हैं? किस आधारभूत कार्य पर निर्भर हैं? बहुत बार चर्चा की है हमने ऐसे कार्यों की। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कार्यरत रहते हैं। कौन से लोग? ग्रामीण स्तर के लोग। अब इस प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं ये सुन लो। याद रखना हमेशा, कृषि, कोई व्यक्ति कृषि का कार्य कर रहा है, किस व्यवसाय में है? प्राथमिक व्यवसाय में। पशुपालन किस में आएगा? प्राथमिक में। भोजन संग्रहण किस में आएगा? आखेट किस में आएगा? खनन किस में आएगा? ये सारे के सारे कारक प्राथमिक व्यवसाय के कारक हैं। इनमें से कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है वो किस प्रकार का कर रहा है? प्राथमिक व्यवसाय का कार्य कर रहा है। तो जो ग्रामीण स्तर के लोगों का जो आधारभूत कार्य है वो कैसा है? या तो वो कृषि में संलग्न है, या वो पशुपालन कर रहे हैं, या वो भोजन संग्रहण कर रहे हैं, या वो आखेट कर रहे हैं, या वो क्या कर रहे हैं? खनन कर रहे हैं। खनन का, खुदाई का जो कार्य है वो कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारे के सारे कारक हैं, ये सारे के सारे कारक किस पर निर्भर हैं? भूमि पर। तो इसमें भूमि का क्या हो रहा है? विदोहन हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? भूमि का विदोहन हो रहा है। भूमि पर जितनी भी उपज है उस उपज का कार्य किसके अंतर्गत सम्मिलित है? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित है। अब देखिए, जो ग्रामीण स्तर का अधिवास होता है उस अधिवास के अंतर्गत आपको एक चीज नजर और आएगी, सामाजिक जो प्रगाढ़ता है वो नजर आती है। कहाँ पर? ग्रामीण स्तर में।
अब सामाजिक प्रगाढ़ता का मतलब ये है कि सामाजिक घनिष्ठता नजर आती है। इसके अंतर्गत पूरे समाज को देखा जाता है, केवल एक व्यक्तिगत बात नहीं करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत मूल्यों की अपेक्षा किसको स्थान दिया जाता है? सामाजिक मूल्यों को स्थान दिया जाता है, और ये एक दूसरे से क्या है? घनिष्ठ होते हैं। लेकिन ऐसा शहरी क्षेत्रों में नहीं होता है, वहाँ पर व्यक्तिगत मूल्य अधिक दिखाई देता है। आप स्वयं इसका उदाहरण ग्रामीण स्तर में देख सकते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी किसी को नुकसान होता है तो पूरा का पूरा गांव उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ग्रामीण स्तर में हमें कैसे दिखाई दे रही है, वहाँ की जो विशेषताएं हैं वो है सामाजिक प्रगढ़ता के रूप में। अब देखिए, इन्हीं ग्रामीण अधिवासों को फिर डिवाइड किया गया है, फिर वर्गीकृत किया गया है, और वो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है ये चीज़ हम देखेंगे। ग्रामीण अधिवास, इसका वर्गीकरण करेंगे हम। तो इसके वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या रहेगा? मकानों की संख्या व उनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के आधार पर हमें देखेंगे। एक तो मकानों की संख्या देखेंगे। ग्रामीण स्तर की बात करते हैं तो ग्रामीण स्तर में भी कई ऐसे स्तर होते हैं जहां आपको कहीं कहीं ढाणियाँ नज़र मिलेगी, कहाँ कहाँ ऐसे क्षेत्र मिलेंगे जो 500 घर होंगे, कई बार ऐसे मिलते हैं जहाँ 50 घर होते हैं। तो क्या मकानों की संख्या सभी की एक जैसी है ग्रामीण स्तर में? नहीं है, उसी का वर्गीकरण कर रहे हैं। और उनके बीच की दूरी, अब देखिए, एक ढाणी है, एक घर है, वो यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर 50 घर हैं, और यहाँ पर एक घर है, और यहाँ पर एक घर है, और यहाँ पर एक घर। इनके बीच की दूरी समान है? बिल्कुल नहीं है। तो उनके बीच की दूरी के आधार पर और मकानों की संख्या के आधार पर ग्रामीण अधिवास को कुल कितने वर्गों में विभाजित किया है? 4 वर्गों में विभाजित किया। उन्हीं वर्गों की हमें बात कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रकार इसमें बताया गया है संघन व गुच्छित अधिवास। दूसरा बताया गया इसके अंतर्गत प्रकीर्ण व एकांकी अधिवास। तीसरा बताया गया है मिश्रित अधिवास, और चौथा बताया गया है पल्लीकृत अधिवास। ये 4 प्रकार आपको नजर आएंगे आपकी बुक के अंतर्गत। अब देखिए, संघन व गुच्छित, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है? यहाँ इस शब्द से प्रतीत हो रहा है कि एक झुंड के रूप में आपको क्या है? अधिवास नजर आएंगे, जिसको संघन या गुच्छित कहा है। दूसरा हमने देखा है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण या एकांकी, इसका तात्पर्य क्या होता है? छितरा होता है, मतलब बिल्कुल बिखरे हुए जितने भी आवास होते हैं उसको हम किस में रख लिए? बिखरे हुए आवास एकांकी रूप से, उसको हम किस में रख लिए? प्रकीर्ण में। अब न तो ज़्यादा संघन है और न ही प्रकीर्ण है, तो उसको हमने किस में रख लिए? मिश्रित में रख लिए। जो बढ़ने की कगार पर होता है, मान लो यहाँ पर 500 की संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर 10 की संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर 100 की संख्या दिखाई देगी। तो मिडिल के जो रेंज है उसको हमने किस में रख लिया? मिश्रित में रख लिया। फिर लास्ट में पल्लीकृत, जो एक एक दूर दूर तक एक एक कोई घर दिखाई देता है, उसको हम किस में सम्मिलित करते हैं? पल्लीकृत में सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ग्रामीण स्तर के 4 भाग देखे हैं। इनका जो वर्णन है, इसके अंतर्गत किन किन तथ्यों को सम्मिलित किया गया है
वो डिस्कस हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।